डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार ज्योग्राफी के अलग अलग भाग हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ा जाता है, भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, जीव भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, उसकी बात कर ली थी। आज उसी के एक सारणी के माध्यम से हम इसको अलावा और भी चीज़ें देखेंगे। तो एक हेडिंग बन जाएगी भूगोल की शाखाएं। तो भूगोल की शाखाएं, ठीक है। अब जो भूगोल की शाखाएं हम कर रहे हैं ना, वो क्रमबद्ध उपगमन के आधार पर कर रहे हैं, ठीक है। उपगमन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं करते हैं, जाने तक, वहाँ तक जाने के लिए वो। तो क्रम के रूप में हम कोई प्रक्रिया करेंगे, उसके आधार पर हम इसको अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है। भूगोल की शाखाएं। अब देखो, भूगोल की हम शाखाओं की बात करें तो वैसे अगर हम हर दृष्टिकोण से देखें तो भूगोल के 4 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 4, ठीक है। भूगोल कितने भाग हो गए? 4। एक तो होता है आपका भौतिक भूगोल, तो मैंने लिख दिया आपके सामने भौतिक भूगोल, ठीक है। एक होता है आपका सिद्धांत या दर्शन शास्त्र। ज्योग्राफी को हम सिद्धांत के रूप में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के सिद्धांत भी होते हैं जैसे राजनीति के होते हैं, ठीक है। और एक होता है दर्शन शास्त्र, उसके दृष्टिकोण से भी ज्योग्राफी पढ़ी जाती है। उसके अलावा एक होता है विद्या और तकनीक। ज्योग्राफी में हम विद्या और तकनीक के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार की ज्योग्राफी में तकनीक का प्रयोग होता है, वो भी इसमें पढ़ी जाती है। फिर हम एक मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। तो भूगोल की जो मुख्य शाखाएं 2 ही हैं, लेकिन और भी अगर हम प्रत्येक चीज़ की बात करें तो मैंने 4 विषयों की बात की है आपके सामने। भौतिक हो गया, सिद्धांत दर्शन हो गया, विद्या और तकनीक हो गया, और मानव हो गया। आपको समझना है कि भौतिक के अंदर में क्या क्या पढ़ते हैं, सिद्धांत में क्या क्या पढ़ते हैं, और विद्या को तकनीक में क्या क्या पढ़ते हैं, और मानव भूगोल में क्या क्या पढ़ते हैं। वैसे हमने पिछले वीडियो में इनके विस्तार से देखा है, लेकिन हम प्रत्येक शाखा को या प्रत्येक विषय को देख सकते हैं और देख लेते हैं। अब देखो, मैं सबसे पहले बात करता हूँ, भौतिक की बात करता हूँ कि दरअसल भौतिक के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है। तो मैं अब यहाँ लिखता हूँ भौतिक भूगोल, ठीक है, इसकी बात करूँगा। और यहाँ लिखूँगा मैं अब भौतिक भूगोल। अब देखो, भौतिक भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, सारणी से समझेंगे। देखो, भौतिक भूगोल के अंदर क्या क्या है, ये ध्यान रखना आपको। अगर हम भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल हम 4 सब्जेक्ट को मुख्य रूप से पढ़ते हैं। 4 भौतिक भूगोल के भाग हैं। अगर मैं एक की बात करूं तो हमने पढ़ा है तो जलवायु विज्ञान, ठीक है। हम इसके अलावा भू आकृति विज्ञान, कल बात की थी इसकी हमने, वो भी इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम जल विज्ञान और मृदा विज्ञान भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये बात जो ख़त्म हो गई है किसकी? भौतिक भूगोल की। तो भूगोल की जो भौतिक शाखा है उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है? जलवायु के बारे में पढ़ा जाता है, भू आकृति के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है, जल के बारे में पढ़ा जाता है, और मृदा, मिट्टी के बारे में पढ़ा जाता है। और इनकी बात की थी, जलवायु हम क्या क्या पढ़ते हैं, भू आकृति में क्या क्या पढ़ते हैं, जल विज्ञान में क्या क्या पढ़ते हैं, और मृदा विज्ञान में क्या पढ़ते हैं। तो इसकी बात समझ में आ गई। अब सिद्धांत की बात करते हैं। इस सिद्धांत या जो दर्शन शास्त्र हैं, इसमें ज्योग्राफी हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो हम इसमें मानव का जो पारिस्थितिक है उसके बारे में पढ़ते हैं कि मानव की पारिस्थितिक क्रिया किस प्रकार की है। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके 2 नंबर वाली जो बात है। 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, और जो 3 नंबर हैं वो आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर जो आपको बात है वो मानव ज्योग्राफी की बात है, मानव भूगोल की। अगर मानव भूगोल की बात करें तो उसके अंदर मानव की जनसंख्या से संबंधित बातें पढ़ते हैं। इसके अलावा हम मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या के प्रारूप के बारे में देखते हैं, उसके वितरण के बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच में जो आपस में संबंध है, अगर उन संबंध की बात करें तो उसके द्वारा हम जीव भूगोल की बात कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि भौतिक भूगोल या जो मानव भूगोल है उसके बीच में हम पढ़ते हैं जीव भूगोल। किसकी बात करते हैं? जीव भूगोल की। तो उसकी बात की थी मैंने कल आपके। अब आपको ये समझना है कि जो सिद्धांत हैं और दर्शन शास्त्र ज्योग्राफी के द्वारा उसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो वो बात आप याद कर सकते हो कि सिद्धांत और दर्शन शास्त्र में हम मानव पारिस्थितिक के बारे में पढ़ते हैं कि भाई जमीन, भू और मानव इन दोनों के बीच में क्या क्या क्रिया है, ये आपस में कैसे क्रिया करते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। उसके बीच में हम इस प्रकार की क्रिया पढ़ते हैं। अर्थात सिद्धांत और दर्शन शास्त्र में हम जमीन और मानव के बीच की क्रियाओं को पढ़ते हैं। भू यानी जमीन, मानव यानी मानव हो गया, उनके बीच की जो क्रियाएं हैं आपस में पारस्परिक क्रियाएं, वो हम इसके द्वारा देखते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप और क्या पढ़ेंगे इसमें, तो हमने सिद्धांत की बात कर ली। 3 नंबर जो मैंने बात की थी विधि एवं तकनीक, इस पर ध्यान दो कि विधि को तकनीक के द्वारा हम क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें एक ही बात है बस, मानव पारिस्थितिकी के बारे में, जमीन और मानव के बीच क्रियाएं पढ़ते हैं। तो 3 नंबर जो मैंने आपको बताया था भूगोल की शाखाओं में, विधि एवं तकनीक, विधि एवं तकनीक। देखो विधि एवं तकनीक के द्वारा क्या क्या पढ़ा जाता है, ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। विधि तकनीक के अंदर हम 4 चीज़ें देखते हैं। विधि तकनीक में हम कितनी चीज़ें देखते हैं? 4। इसको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सी? देखो इसमें 4 बातें आपको याद रखनी है कि विधि एवं तकनीक में हम 4 चीज़ें देखते हैं। कौन कौन सी? एक तो हम मानचित्र कला देखते हैं। इसमें विधि एवं तकनीक में क्या पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी में? मानचित्र कला। मानचित्र कला का मतलब हुआ कि मानचित्र बनाने की कला। भाई ज्योग्राफी में मानचित्र तो बनाने पड़ेंगे हमको, ठीक है, नक्शे बनाने पड़ेंगे। तो जो मानचित्र की कला है वो भी तुमको पढ़ना पड़ता है कि आखिर मानचित्र किस आधार पर बनता है, किस प्रकार अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करके मानचित्र की रचना होती है। हमारे जीवन में मानचित्र और भूगोल में मानचित्र का क्या महत्व है वो इसमें पढ़ते हैं हम। तो वो विधि और तकनीक के द्वारा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो मात्रात्मक तकनीक है, मात्रात्मक तकनीक का मतलब ये होता है कि अगर मानचित्र बनाएंगे या ज्योग्राफी के अंदर किसी जगह पर खनिज है तो कितनी मात्रा में है, कितनी मात्रा में। जैसे आपने खनिज संसाधनों की बात करें तो हमें कितनी मात्रा में खनिज निकल रहे हैं, कितने प्रतिशत हमको खनिज मिल रहे हैं। इसके अलावा जलवायु है तो कितनी जलवायु है, गर्मी है, तापमान पड़ रहे हैं तो तापमान कितना है, कितना डिग्री सेल्सियस तापमान है। ठीक है, वायुदाब है तो वायुदाब किस प्रकार का है। इस प्रकार से अगर हम जहाँ पर हम मात्रा का प्रयोग करते हैं कि भी किस लेवल, जैसे मैंने कहा हवा बहती है, पवन हवा चक्कियाँ, ठीक है, तो किस गति से बहती हैं, उसमें हवा की दर क्या है। मैंने कहा इस जगह पर इतना खनिज निकलता है तो कितना प्रतिशत है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या। तो वो सारी चीज़ें जहाँ पर मात्राओं का यूज होता है वो इस विधि या तकनीक में पढ़ते हैं। विधि और तकनीक के द्वारा, दरअसल ये मान लो ये आपकी एक प्रैक्टिकल का ही है, आप इसको प्रैक्टिकल मान सकते हो। इसमें आप सब ये चीज़ें प्रैक्टिकल में पढ़ते हो। मानचित्र भी प्रैक्टिकल में सीखा जाता है कि मानचित्र कैसे बनाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि भी पढ़ना है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, ठीक है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि का मतलब ये हुआ कि किसी प्रदेश में जाकर वहाँ उसके अध्ययन को, प्रदेश को या उसके बारे में सर्वेक्षण करना, उसके बारे में अध्ययन करना। जैसे मान लो कोई प्रदेश है, कुछ क्षेत्र है, वहाँ आप गए, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के खनिज, वहाँ की जनसंख्या, हर तत्वों को आपने पढ़ा अलग अलग विधि के माध्यम से, अलग अलग तरीकों के माध्यम से। तो किसी प्रदेश के बारे में आप जो अध्ययन करते हो कि भी जैसे हम बात करें बादरा जोन की, तो जो बादरा जोन है तो उसके अध्ययन करना पड़ेगा कि बादरा जोन में मिट्टी कैसी है, बादरा जोन में क्या क्या है, जनसंख्या किस आधार पर है, वायुमंडल किस प्रकार का है, यहाँ की जलवायु की बात करें, तापमान की बात करें, तो वो क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि के तहत होता है।
किस आधार पर हम किसी क्षेत्र को आराम से पढ़ सकते हैं। कोई मैदान है, ठीक है, तो मैदान को किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस पर कौन सी चीज़ है, उसके अध्ययन की इसमें बात की जाती है। 3 बातें हुई। 4 नंबर जो विद्या और तकनीक में पढ़ा जाता है वो भू सूचना। भू सूचना, ठीक है, जमीन की सूचना, ठीक है। जमीन की सूचना भी ज्योग्राफी में जमीन की सूचना पता होना जरूरी है। भौगोलिक तत्वों को या चीज़ों को जानने के लिए आपको ज़मीन के बारे में पता होना चाहिए कि भी ज़मीन के अंदर या बाहर क्या है, ज़मीन के ऊपर क्या है। तो ज़मीन की सूचना हम किस आधार पर पढ़ते हैं, तो इसमें 3 चीज़ें पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ अलग सारणी बनाऊँ तो भू सूचना को हम 3 रूपों में पढ़ सकते हैं और 3 चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। एक तो हम भू सूचना को GIS के रूप में पढ़ते हैं। GIS क्या लिखा है मैंने, GIS। इसका मतलब होता है, आपको ध्यान रखना है GIS का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ज्योग्राफिकल, लिख देता हूँ, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, R है। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इसके तहत पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब भौगोलिक सूचना तंत्र वो इसके द्वारा पढ़ा जाता है। इसकी बात आपको ध्यान रखनी है। हमने इसकी बात भी पिछले वीडियो में की थी कि भौगोलिक सूचना है वो किसके आधार पर हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भौगोलिक सूचना तंत्र है वो इसके आधार पर पढ़ा जाता है। तो GIS ये इसके माध्यम से हम भौगोलिक सूचना तंत्र के माध्यम से हम पृथ्वी या भू सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो एक तो ये हो गया। 2 नंबर देखो, 2 नंबर होता है GPS। क्या होता है, GPS। GPS का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो GPS का जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो ग्लोबल का मतलब जानते हो ना, पूरा विश्व। तो विश्व स्थिति तंत्र जो हम पढ़ते हैं कि भी किस जगह पर क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, GPS का प्रयोग करते हैं ना हम। मोबाइल में भी होता है कि लोकेशन जिसको देखते हैं वो इस माध्यम से, भौगोलिक कंडीशन के माध्यम से, भूगोल के माध्यम से हम देखते हैं। तो ग्लोबल यानी पूरे संसार का, वर्ल्ड का, विश्व का। और पोजीशनिंग का मतलब ये होता है कि स्थिति, सिस्टम एंड तंत्र। तो विश्व स्थिति तंत्र के माध्यम से हम किसी भी जगह की स्थिति, लोकेशन हम देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं ज्योग्राफी का प्रयोग करके। तो वो सब तकनीक है, एक प्रकार की सब तकनीक है ना। तो तकनीक का प्रयोग इसके माध्यम से होता है। तो 2 हो गया पता। एक और आपको याद रखना है, इसको LIC कहते हैं, LIS। इसकी फुल फॉर्म आपको पता भी होनी चाहिए कि इसको फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, लैंड यानी क्या होता है, ज़मीन, ठीक है। इंफॉर्मेशन सूचना, सिस्टम एंड तंत्र, ज़मीन की सूचना, ज़मीन के बारे में, ठीक है। लैंड का मतलब होता है ज़मीन। तो ज़मीन की सूचना अगर हम जिस तरीके से पढ़ते हैं उसमें LIC का प्रयोग होता है, और वो भी एक भूगोल का एक विषय है और इसको हम इसमें ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। भी जैसे पटवारी हैं तो पटवारी ज़मीन की सूचना रखता है। तो पटवारी के तहत किसकी कितनी ज़मीन है, खेत कितना लंबा है, वो भी हम ज्योग्राफी के माध्यम से उसको मापते हैं। तो वो LIS सी नहीं, मैं सी बोल रहा हूँ। तो LIS आपको ध्यान रखना है, GPS, GIS और LIS, ठीक है। तो लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये S है, सी नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें ज़मीन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जो तकनीक देखी जाती है वो इसके द्वारा
भू सूचना के द्वारा पता होती है और पता होनी चाहिए आपको। बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। अब जो बात आती है मानव भूगोल, भाई हमने भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, क्या क्या पढ़ा जाता है, सिद्धांत दर्शन शास्त्र पढ़ लिया, विद्युत तकनीक देखे। अब मानव भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं वह वो पता होना चाहिए। तो ध्यान देंगे कि मानव भूगोल के द्वारा हम क्या क्या पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो मानव भूगोल में हमने पढ़ा भी है कि क्या क्या इसमें पढ़ा जाता है। तो मानव भूगोल की बात करूँ मैं, देखो ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें हम की या कौन कौन सी बातों को देखते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम 5 प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ते हैं मानव ज्योग्राफी में। इसको 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? 5। एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, यहाँ 5 कौन कौन से हैं तो ध्यान से देखेंगे मानव भूगोल। वैसे हमने पिछली वीडियो में बात तो की इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत अनुमान तो आपको होगा। एक तो हम सामाजिक और सांस्कृतिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने बात की थी सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ठीक है। इसके अलावा हम ऐतिहासिक पढ़ते हैं, इसमें ये भी बात की थी, इसमें क्या पढ़ते हैं। इसके अलावा हम जनसंख्या एवं बस्ती वो भी पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, जनसंख्या एवं बस्ती, ये ध्यान रखना आपको। याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जनसंख्या एवं बस्ती तो ये हो गया, इसमें पढ़ते हैं मानव भूगोल में। इसके अलावा हम और क्या पढ़ते हैं, हम राजनीतिक पढ़ते हैं इसके अंदर, राजनीतिक विज्ञान और आर्थिक भूगोल भी इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक मानव भूगोल में पढ़ते हैं, ऐतिहासिक जो भूगोल है वो उसमें पढ़ते हैं, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल मानव भूगोल में पढ़ते हैं, राजनीतिक भूगोल इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है, और आर्थिक भूगोल भी इसमें पढ़ा जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हम जनसंख्या और बस्ती हैं वो हम इसको 2 रूपों में देखते हैं। कितने रूपों में? 2। इसको हम जनसंख्या या अधिवास भूगोल भी कहते हैं। इसके हम 2 चीज़ें 2 लेवल के में पढ़ते हैं। एक तो हम ग्रामीण लेवल में पढ़ते हैं इसको कि भाई गांव में किस प्रकार की जनसंख्या है और निवास है, और हम शहर या नगरीय उसके लेवल पर इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यार ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आर्थिक है उसको भी हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। आर्थिक में क्या क्या पढ़ा जाता है ये आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि आर्थिक में एक तो हम कृषि के बारे में पढ़ते हैं, कृषि को भी विस्तार से पढ़ा जा सकता है। हम औद्योगिक या उद्योग इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा हम इसमें पर्यटन के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक के अंदर पर्यटन एक अलग प्रकार का टॉपिक होता है, एक पार्ट होता है। इसके अलावा हम व्यापार और परिवहन भी इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, व्यापार व परिवहन। इसके अलावा हम अवसंरचना भी देखते हैं, किस प्रकार की संरचना है, प्राकृतिक खनिज किस प्रकार के किसी स्थान की, और सेवाएं जो हैं अलग अलग सेवाएं जैसे डॉक्टर वगैरह हैं, ठीक है, वो भी इसी में तो सेवा आती है ना, तो वो सब आर्थिक कंडीशन में देखते हैं। तो आर्थिक रूप में इतना भाग हो गया। तो मानव भूगोल की बात की तो हमने इसमें 4 और 5 सब्जेक्ट की प्रमुख रूप से बात की कि इन 5 सब्जेक्ट को इसमें पढ़ा जाता है। 5 में भी हमने इसकी 2 बात की, इसमें ग्रामीण लेवल पर और नगरीय लेवल पर। आर्थिक के अंदर हम इन सबके लेवल को पढ़ा जाता है। कृषि को अलग टॉपिक अलग पार्ट के रूप में, उद्योग को अलग एक विषय के रूप में पार्ट के रूप में पढ़ा जाता है, पर्यटन को एक पार्ट के रूप में पढ़ा जाता है, व्यापार को एक पार्ट के रूप में, ठीक है, सेवाएं और अवसंरचना के बारे में एक पार्ट के रूप में। अब देखो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल को मिला करके, उन दोनों के एक जगह को मिलाकर एक जीव भूगोल जो बनता है उसको हम क्या पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल इन दोनों के बीच से एक बना है जीव भूगोल। और जीव भूगोल हम क्या क्या पढ़ते हैं अगर इसकी बात करें तो मैंने अभी बताया था आपको कि एक तो हम इसमें पारिस्थितिकी पढ़ते हैं,
पारिस्थितिकी, एक हम इसमें पादप भूगोल पढ़ते हैं, ठीक है। वनस्पति, एक प्राणी भूगोल भी पढ़ते हैं हम। इसके अलावा हम इसमें पर्यावरण भूगोल पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इसमें देखते हैं और आपको पता होना चाहिए कि भाई जीव भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान के बारे में, पादप भूगोल के बारे में, प्राणी भूगोल और पर्यावरण भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हमने भूगोल की सारी बात कर ली है कि भी भूगोल को अगर हम पढ़े तो किस तरीके से और किस क्रमबद्ध में पढ़ सकते हैं। तो हमने एक एक क्रम की बात की कि इस क्रम में आधार पर ये टॉपिक पढ़ा जा सकता है। बात समझ में आ गई। तो हमने दो बात की थी कि विषय वस्तु के तो क्रमबद्ध तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ना या उसका अध्ययन करना, और दूसरा में पढ़ा था प्रादेशिक उपगम के आधार पर ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। अब उसके दूसरा जो नंबर था उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। 2 नंबर जो मैंने बताया था आपको, प्रादेशिक उपगम के अंतर्गत भूगोल की क्या शाखाएं हैं, भूगोल को किस प्रकार से अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, उसकी बात करेंगे। और आपको पता भी होना जरूरी है, ठीक है। तो आप इसका याद कर सकते हो, ध्यान भी रख सकते हो कि किस प्रकार से आपको पता होना जरूरी है। तो इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो 2-3 बार जरूर देखें अलग अलग भागों में। कुल मिलाकर आपको दिमाग में ज्योग्राफी के बारे में ये पता होना चाहिए कि हम आखिर ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ते हैं। तो हमने ज्योग्राफी के बारे में ये जाना कि ज्योग्राफी में ये सब्जेक्ट पढ़ी जाती है, इस सब्जेक्ट में इस लेवल का, इस सब्जेक्ट में इस भाग को अच्छी तरह से ऐसे पढ़ा जाता है, उसकी बात की। अभी हमने इस ज्योग्राफी को पढ़ा नहीं है। ज्योग्राफी को हमें अभी इतना ही समझा है कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। अपने ये देख रहे हैं ज्योग्राफी में ये पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है, ज्योग्राफी में ये पढ़ा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ठीक है। किस आधार पर, हमने एक आधार तो देख लिया, दूसरा आधार हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे और ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक को ख़त्म करेंगे। कृषि भी पढ़ेंगे, उद्योग भी पढ़ेंगे, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, ठीक है, सेवाएं, सब इनके बारे में अध्ययन करेंगे हम अगले वीडियो में। जब भी आपके आगे वीडियो बनता जाएगा या क्लास के अंदर जब भी आपको टाइम मिलेगा, एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और इसके अलावा घर पर नियमित रूप से आपको पढ़ाई करनी है, किताब से भी इस टॉपिक को पढ़ना है। और आज के लिए इतना ही। अपना और अपने परिवार का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।